हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक है प्रोग्राम करेक्टनेस, जो कि इस सेशन पे हम जानेंगे। सो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बाय यूजिंग द बुक ऑफ द रोजन को फ्रॉम द स्टार्टिंग हम विद रिस्पेक्ट टू द चैप्टर लेकर चल रहे हैं। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादुसन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर आओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद हैं। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। टॉपिक प्रोग्राम करेक्टनेस 5.5 पर मौजूद है। तो जैसे कि हम फ्रॉम द स्टार्टिंग ही देख रहे हैं कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे कोर टॉपिक्स भी आते हैं जो दूसरे ब्रांचेस ऑफ द कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज से बिलोंग कर रहे होते हैं। जैसे चैप्टर 3 के अंदर हमने एल्गोरिथम देखा, बिल्कुल इसी तरह से चैप्टर 5 में प्रोग्राम करेक्टनेस से मुराद भी वो प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स हैं या वो सेंटेक्स बेस्ड कोड हैं जिसके आप कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते वक्त उसकी करेक्टनेस भी देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड से इस टॉपिक को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल देखेंगे तो मजीद अच्छी तरीके से बात हमें समझ में आएगी। तो सपोज दैट वी हैव डिजाइन एन एल्गोरिथम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड हैव रिटन अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट इट। हाउ कैन वी श्योर दैट द प्रोग्राम ऑलवेज प्रोड्यूस द करेक्ट आंसर? अगर हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं या कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम किस तरह से श्योर रहेंगे कि ये हमेशा करेक्ट ही आउटपुट प्रोड्यूस करके हमें देगा? So after all the bugs have been removed so that the syntax is correct, we can test the program with respect to the sample input. It is not correct if an incorrect result is produced for any sample input, but even if the program give the correct answer for all the samples of the input, it may not always produce the correct answer unless all the possible input has been tested. यानी अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें इनिशियली आपने तमाम बग्स को भी रेक्टिफाई कर लिया, करेक्ट कर लिया, और उसके बिहाफ पर जब आप देखते हैं कि उसमें इनिशियल इनपुट वैल्यूज़ जिसके लिए वो प्रोग्राम बनाया गया है अगर वो राइट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई गलती है। और अगर आपने उसमें सैम्पल्स की तमाम वैल्यूज़ टेस्ट कर ली, ठीक है, तो उस बेस पर हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम जो है हमारा सही आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उस वक्त तक हम उस चीज़ को करेक्ट नहीं कह सकते जब तक तमाम पॉसिबल इनपुट को उसमें टेस्ट ना कर लिया जाए, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि रिजल्ट फाइनली हमें सम ऑफ द टू इंटीजर्स देगा, तो हम किस तरह से देख सकते हैं कि तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो के साथ तो हम तमाम नंबर्स को नहीं चेक कर रहे होंगे, बल्कि हमें कुछ ऐसे लॉजिक्स यूज़ करनी होगी या एक प्रूव यूज़ करना होगा जिसके बेस पर हम फ्यू इनपुट वैल्यूज़ के बिहाफ पर तमाम नंबर्स को प्रूव करके बता सकेंगे। तमाम फर्दर पर वैल्यूज़ पे भी ये चीज़ प्रूव होगी या राइट आउटपुट ही आएगा। सो वी नीड अ प्रूफ टू शो दैट द प्रोग्राम गिव ऑलवेज करेक्ट आउटपुट। तो वही चीज़ अभी हमने डिस्कस की। तो इस चीज़ के अंदर यानी प्रूफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है प्रोग्राम वेरिफिकेशन। सो अ प्रोग्राम इज सेड टू बी अ करेक्ट if it's produced the correct output for the every possible input. A proof that a program is correct consists of the two parts. That's a very important thing. The first part show that the correct answer is obtained. यानी हमें सबसे पहले यही देखना होगा कि अगर हम किसी प्रोग्राम को करेक्ट कह रहे हैं तो उसका आउटपुट आ रहा है, यानी जो उसकी फाइनल आंसर वैल्यू है वो राइट ऑब्टेन हो रही है या नहीं। इफ़ द प्रोग्राम टर्मिनेट्स, यानी जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट्स हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, यानी जिस पर्पज़ के लिए प्रोग्राम बनाया था जब वो एंड हुआ तो क्या करेक्ट आउटपुट आपके पास आ चुका है? दिस पार्ट ऑफ द प्रूफ इस्टेब्लिश द पार्शल करेक्टनेस। ठीक है, पार्शल करेक्टनेस विच मीन द सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज राइट टिल नाउ ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो पार्ट है आपके प्रोग्राम का वो आपको करेक्ट आउटपुट दे रहा है, दैट इज सेड टू बी अ पार्शियल करेक्टनेस। द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रूफ शो दैट द प्रोग्राम ऑलवेज टर्मिनेट्स टू स्पेसिफाई व्हाट it's meant for a program to produce the correct outputs. Two possibilities for used. अगर हम सेकंड पार्ट में देखें जिसमें प्रोग्राम हमेशा हमारा टर्मिनेट हो रहा है, इसमें हम दो पॉसिबल प्रोपोजिशन के ज़रिए से इस चीज़ों को बता सकते हैं। ठीक है, तो वो दो प्रोपोजिशन क्या हो सकते हैं? ठीक है, द फर्स्ट is the initial assertions. Okay, ये initial assertions क्या चीज़ है? which give the properties that the input values must have. यानी वो values, यानी वो properties जो आपकी initial input values में होनी चाहिए या है। The second is called a final assertion which give the properties that the output of the program should have. यानी ये वो properties जो आपके output programs में होना चाहिए। If the program did what was intended, the appropriate initial and final assertion must be provided when a program is checked. यानी अब प्रोग्राम को जब आप चेक कर रहे हो इन्हीं दोनों चीज़ों के बेस पर, तो हमें देखना होगा कि क्या उस प्रोग्राम्स के पार्शियल करेक्टनेस के बेस पर इनिशियल असर्शन एंड फाइनल असर्शंस की वैल्यूज़ दी जा रही है, यानी स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज सही दी जा रही है और फाइनल की जो हमारे पास आंसर प्रोड्यूस होकर आ रहा है वो फाइनल असर्शंस की भी क्या राइट वैल्यूज़ आ रही है। अब
प्रोग्राम वेरिफिकेशंस को थ्योरेटिकल वाइज देख लिया हमने, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यानी इनिशियल असर्शन, फाइनल असर्शंस के एग्जांपल्स को हम समझेंगे, ये बात हमें मज़ीद समझ में आएगी। सो अब यहाँ पर उसी चीज़ को जो है वो डेफिनेशन वाइज बताया जा रहा है। प्रोग्राम्स और अ प्रोग्राम सेगमेंट एस इज सेड टू बी अ पार्शली करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल असर्शन, जो कि प्रपोजिशन होगी तो मैं इसे पी से लिख रहा हूँ, एंड द फाइनल असर्शन जिसे मैं यहाँ पे क्यू से लिख रहा हूँ। यानी प्रोग्राम है या प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसे एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। दो असर्शंस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, पी और क्यू एज अ प्रपोजिशन। इफ वेन एवर पी इज अ ट्रू फॉर द इनपुट वैल्यूज ऑफ एस एंड एस टर्मिनेट्स, यानी अगर आपके पास जो पी है असर्शन वो ट्रू होता है इनिशियल या इनपुट वैल्यूज ऑफ एस के लिए, जबकि एस आपका क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, यानी प्रोग्राम आपका। सो देन क्यू इज ट्रू for the output values of s. So based on this condition we can say that the notation this, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। the notation this indicate that the program or the segment. So this notation said to be a s is partially correct with respect to the initial assertions p and the final assertion q. Note the notation p which mean s is a partially correct with respect to the initial values of the first initial assertion p and the final assertion q is known as the Hoare triple. Tony Hoare introduced the concept of the partial correctness. तो अभी तक हमने partially correctness verifications के इस concept को देख लिया और एक basic examples भी हमने देख ली। टेक्निकली एग्जाम्पल्स अब हमारे पास आ रही है जिसको हम यहाँ से इस नोटेशन से समझ रहे हैं। प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में y की वैल्यूज दी गई है 2 हमें, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट है z इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि x वो वैल्यू है जो इनिशियली हमें जब तक पता नहीं होगी हम अपने फाइनल आउटपुट पर नहीं जा सकेंगे, यानी z को फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि ये p है और मैं इसे कह सकता हूँ कि ये q है, ठीक है, इसी बेस पर हमें आउटपुट का पता चलेगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है शुड दैट द प्रोग्राम सेगमेंट, ये हमारा एक सेगमेंट है क्योंकि एक पार्ट है तो मैं इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल असर्शन वेयर x इक्वल टू 1, यानी p की वैल्यूज जो दी गई है x पे यहाँ पर 1 दी गई है और फाइनल असर्शन z की वैल्यू यहाँ पर 3 आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, y है ऑलरेडी 2 है तो इनका सम क्या हो जाएगा 3 के बराबर। तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन ही हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर x की वैल्यू 1 दी जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वैल्यू हमारी क्या हो गई, ट्रू। और जब ये वैल्यू ट्रू हुई तो जब हम सम निकालेंगे तो हमें z की वैल्यू भी क्या मिल रही है, ट्रू मिल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि s इज अ partially correct with respect to the initial assertion p is true and the final assertion q is also true as well. तो यही स्टेटमेंट यहाँ पे बताई जा रही है कि suppose that p is true so that x equal to 1 as the program begins, then y is assigned to the value of 2 and z is assigned the sum of the values of x and y which is 3. Hence s is a correct with respect to the initial assertion p and the final assertion q. और इस बेस पर हमें इस तरह से लिख सकते हैं। So that is the beauty and understanding of the programming, the program correctness. The second concept in 5.5 is a rule of inference. तो जिस तरह से अभी हमने प्रोपोजिशनल वे पर चीज़ों को लिखा, बिल्कुल इसी तरह से प्रोग्राम करेक्टनेस को रूल ऑफ इन्फ्रेंस के जरिए से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या है, सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। सो अ यूजफुल रूल ऑफ द इन्फ्रेंस प्रूव दैट द प्रोग्राम इज करेक्ट बाय स्प्लिटिंग अ प्रोग्राम इनटू अ sequence of these sub programs and then showing that each sub program is correct. यानी हम रूल ऑफ इन्फ्रेंस को प्रूव करने के लिए यूज़फुल तरीके से अपने प्रोग्राम्स के सेगमेंट को 2 सब प्रोग्राम्स में डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे या शो करेंगे कि जो सब प्रोग्राम्स है वो करेक्ट है। सो सपोज दैट द प्रोग्राम एस, ठीक है, हमारे पास एक प्रोग्राम है एस इज स्प्लिट इनटू अ सब प्रोग्राम्स, उसको हमने S1 और S2 के नाम से रिप्रेजेंट किया। सो राइट S इक्वल टू S1 कॉलन सेमी कॉलन S2, ठीक है। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, टू इंडिकेट दैट S is made up of S1 followed by S2, यानी S बनेगा S1 and S2 के followed by के फॉर्म पर, यानी S1 और S2 के कॉम्बिनेशन को ही हम S कह रहे हैं। Suppose that the correctness of S1 with respect to the initial assertion P and the final assertion Q, यानी S1 बेस करता है 2 assertion पर initial and final जिसे हम P and Q से कह रहे हैं, and the correctness of S2 with respect to the initial, इसमें values हमारे पास क्या है, initial Q है and R। अब यहाँ पर आप देखो फर्स्ट वाले का जो लास्ट है वो सेकंड वाले का क्या बन गया, इनिशियल बन गया, ठीक है। हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, इट फॉलोज दैट इफ P इज ट्रू एंड S1 इज एग्जीक्यूटेड एंड टर्मिनेट देन Q इज ट्रू, एंड इफ Q इज ट्रू एंड S2 execute and terminate then R is also true. Okay, so first if P is true, इस बेस पर अगर हम ये कह रहे हैं कि if P is true and S equal to S semicolon X2 is executed and terminate then R is true as well. So this rule of inference called the composition rule as well
कैन बी स्टेटेड इन दिस फॉर्म। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने अपने रूल ऑफ इन्फ्रेंस को यूजफुल बनाने के लिए अपने प्रोग्राम्स सेगमेंट एस को दो सब प्रोग्राम्स में ब्रेक किया, जो S1 फॉलोड बाय S2 को फॉलो कर रहा है। करेक्टनेस के लिए S1 की इनिशियल वैल्यू P जबकि फाइनल Q है, और सेकंड S2 के लिए इनिशियल Q जबकि फाइनल R है। इस चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए हमने कंडीशन देखी कि अगर P की वैल्यू Q के लिए ट्रू है S1 को सॉल्व करने के लिए, तो Q R के लिए भी ट्रू ही होगी। यही चीज़ यहाँ पर कॉम्पोजिशन रूल पे बताई जा रही है। हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि S1 partially true based on the initial assertion P is true and Q is true as well. तो सेकंड को हम पढ़ेंगे कि S2 is partially correct based on the value of the initial assertion Q is true and R is true. और इन दोनों को मर्ज करके, ठीक है, क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, S1 and S2, क्या मैं इसको इनडायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि ये S के बराबर? तो इसका मतलब ये हुआ कि सेगमेंट्स बनाने के बाद या स्प्लिट करने के बाद S1 जो कि फॉलोड कर रहा है, फॉलोड बाय S2 है, वो करेक्ट होगा पार्शली बेस्ड ऑन द इनिशियल असर्शन P इज ट्रू और R इज ट्रू, ठीक है। So that is said to be a rule of inference based correctness of the program. The next concept is a conditional statement. By the names हमें ये समझ में आ रहा है कि जब तरह हम प्रोग्रामिंग में conditional statement लिखते हैं, स्पेशली if then else और the latter if, इसी फॉर्म पर हम इसे लॉजिकल कनेक्टिव या रूल ऑफ इन्फ्रेंस पे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस सेंटेक्स को देखें तो लिखा हुआ है इफ कंडीशन, यानी कोई कंडीशन होगी और उसके बिहाफ पर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, यानी सेगमेंट एस की तरफ जाएगा, रिजल्ट की तरफ जाएगा। तो इस चीज़ को अगर मैं रूल ऑफ इन्फ्रेंस में देखूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि पी एंड कंडीशन, ठीक है, अगर हमारे पास इनिशियल असर्शन ट्रू होगा और कंडीशन भी ट्रू है, तो इन दोनों के फाइनल रिजल्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे कि कंप्लीट कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, यानी जिस चीज़ के टेस्ट करवाने के बिहाफ पर मैं कंडीशन देख रहा था वो चीज़ ट्रू हो गई, तो जो हमारे पास सेगमेंट है वो क्या होगा, राइट होगा। और जब सेगमेंट राइट होगा तो उसकी बॉडी में जो चीज़ आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं क्यू, उसकी वैल्यू आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, यानी कंडीशन ट्रू है तो सेगमेंट राइट है, और सेगमेंट जब राइट है तो जो कंडीशन में क्यू की वैल्यू लिखी हुई है वो ट्रू है। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट चंक। सेकंड चंक पे कहा जा रहा है कि अगर P हमारे पास इनिशियल असर्शन ट्रू है और एंड के साथ कंडीशन रॉन्ग है, तो वो हमेशा इम्प्लाइज करेगी किसे, Q की तरफ, यानी बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम Q की तरफ जाएंगे कि अगर ये P ट्रू है तो Q की तरफ जाओ। और जब हम इन दोनों को बेस्ड ऑन द कंडीशन देयरफॉर देखेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि इनिशियल असर्शन P इज ट्रू इफ कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है देन S, ठीक है, यानी इस पार्ट को हम देखेंगे, अगर ये चीज़ ट्रू हो रही होगी कंडीशन पर तो हम कहाँ चले जाएंगे, Q की तरफ, जो कि फाइनल असर्शन है, और P जो होगा हमारे पास इनिशियल असर्शन पे काउंट होगा। यानी सेम स्टेटमेंट को, इस चीज़ को हमने क्या किया, लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ रूल ऑफ इन्फ्रेंस पे बेस पे कन्वर्ट किया, और यही चीज़ हम यहाँ पर भी देख रहे थे, इस पार्ट पे भी देख रहे थे, राइट। तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस तो हम स्पेशली चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंस को प्रॉब्लम्स की करेक्टनेस के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसकी एग्जांपल भी हमने देखी। आगे चलते हैं, करेक्टनेस की मजीद एग्जांपल्स हैं। वेरीफाई दैट द प्रोग्राम सेगमेंट इफ x इज ग्रेटर देन y इक्वल टू x। ये हमारे पास एक सेगमेंट है, ठीक है, हम इसे एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इनिशियल असर्शन कैपिटल T एंड द फाइनल असर्शन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी ये आपके पास हो गया इनिशियल, आई से मैं ले रहा हूँ, और ये हो गया हमारे पास फाइनल, जबकि ये बॉडी हमारे s को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट द सोल्यूशन, व्हेन द इनिशियल असर्शन इज ट्रू, यानी कैपिटल T की वैल्यू जब ट्रू होती है एंड x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, द असाइनमेंट ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू द y एंड x, y इक्वल टू x इज कैरिड आउट, यानी पहली कंडीशन जब ये वाली ट्रू हो जाएगी तो ये जो यहाँ पर आपने ऑपरेटर वैल्यूज लगाई हैं y और x के लिए, तो x की जो भी वैल्यू होगी वो y में आकर सेव हो जाएगी। हेंस द फाइनल असर्शन विच असर्ट्स दैट y is greater than equal to x is true in this case. Moreover, when the initial assertion is true and x is greater than y is false, so that x is less than equal to y, the final assertion is again true. यानी आप इस कंडीशन को ट्रू देखें या फॉल्स देखें, हमेशा ये वाली जो कंडीशन है जो सेकंड टाइम लिखी गई है वो यहाँ पर भी क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। Hence, using the rule of inference for the program segment of this type, the program is correct with respect to the given initial and final assertion of the values. यानी based on the t and y equal to y is greater than equal to x, दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू आ रही है, तो इस बेस पर हमेशा ये जो सेगमेंट s है वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। Similarly, suppose that the program has a statement of the form this. अब हमारे पास सेकंड सेगमेंट है, if condition then S1 otherwise S2।
कंप्लीट को तो मैं एस कह सकता हूँ, लेकिन क्या मैं अपने सेगमेंट को ब्रेक करके S1 और S2 पे कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखी? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को अगर आप इस प्रीवियस वाले स्लाइड्स पे देखें, ये जो चीज़ हमने यहाँ पर बनाई थी, इसकी बात कर रहा हूँ, दिस वन, तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रही है। हमने P की कंडीशन के साथ जो है S1 और Q को रखा, और अगर ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी F वाली, तो मैं कहाँ पे चले जाऊँगा? एल्स पे। तो एल्स वाली कंडीशन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने नेगेशन क्यों लगाया? ताकि रॉन्ग कंडीशन के लिए। और जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे रूल ऑफ इन्फ्रेंस के बिहाफ पर, तो मैं कह सकता हूँ इनिशियल असर्शन P इज ट्रू, Q is true based on the condition. If condition is right, then move toward S, otherwise move to S2. Okay, that's another example understanding based on the definition of the rule of inference and the program correctness. Another one example, verify the program segment. If x is less than 0, then absolute the value of minus x. Otherwise or else absolute value is equal to x. Is correct with the initial assertion t and the final assertion absolute value is equal to एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स। यानी जिस तरह से ये दो बार बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब यही होता है कि जो भी वैल्यू होगी एब्सोलूट आप उसे लिखेंगे। एब्सोलूट का मतलब ये है कि नेगेटिव वैल्यू है तो आप उसे पॉजिटिव लिख दो, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। तो टू थिंग्स मस्ट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। फर्स्ट, इट मस्ट बी शोन इफ द इनिशियल असर्शन इज ट्रू। यानी हम दो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। पहली तो ये कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0 होगी। जब वो लेस देन 0 होगी यकीनी तौर पे तभी मैं इस बॉडी के अंदर एंटर हो सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो इसको S1 भी कह सकते हैं और इस पार्ट को S2 भी कह सकते हैं, जबकि कंप्लीट पार्ट आपका सेगमेंट S से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू x। सो दिस इज करेक्ट बिकॉज व्हेन x इज लेस देन 0 द असाइनमेंट स्टेटमेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव x सेट absolute value is negative x, which is absolute value x by definition when x is less than. Second, it must be shown at the if the initial assertion is true. ठीक है, otherwise false. यानी वही स्टेटमेंट बात हो रही है कि अगर इनिशियल कंडीशन आपकी यहाँ पर ट्रू होगी तो मैं S1 के अप्रोच की तरफ जाऊँगा, अदरवाइज S2 की तरफ जाऊँगा। So this is also correct because in this case the program used the assignment statement absolute value is x and x is absolute by the definition x is greater than equal to 0. Hence, using the rule of the inference of the program segment of this type, the statement is correct with respect to the initial and the final assertions t and absolute values of x. तो बेस और मैं कह सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट हमारा जो रूल ऑफ इन्फ्रेंस है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो यहाँ पर t की वैल्यू दी गई है और फाइनल असर्शन की वैल्यू दी गई है वो बिल्कुल राइट है बेस्ड ऑन द कंडीशन। एंड द लास्ट थिंग, लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट्स क्या है? सबसे पहले तो हमें लूप को समझना होगा या कॉल करना होगा। लूप का मतलब ये है कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ की एग्जीक्यूशन एक साथ चाह रहे होते हैं वहाँ पर हम लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो लूप इनवेरिएंट का क्या मतलब है? नेक्स्ट प्रूव ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द वाइल लूप, ठीक है, विल बी डिस्क्राइब टू डेवलप अ रूल ऑफ द इन्फ्रेंस फॉर द प्रोग्राम सेगमेंट ऑफ द टाइप वाइल कंडीशन एस। यानी हम जब वाइल लूप लिखते हैं तो इस तरह से कुछ उसका सेंटेक्स होता है। वाइल लिखने के बाद मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कहा मैंने, ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी बनती है और जो चीज़ भी आप लिखना चाहते हैं वो चीज़ लिख रहे होते हैं। तो यहीं पे यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है कि हमारे पास कंडीशन है और उसके बाद S हमारा वो सेगमेंट है। तो नोट दैट S इज रिपीटेडली एग्जीक्यूटेड अंटिल कंडीशन बिकम फॉल्स। यानी ये उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। एन असर्शन दैट रिमेन ट्रू ईच टाइम S इज एग्जीक्यूटेड मस्ट बी चूजन सच दैट द assertion is called a loop invariant. In other word, P is true. ठीक है, P is a loop invariant if P and condition is true. यानी आप देखेंगे कि जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी ये उस वक्त तक होती रहेगी जब तक ये वाली कंडीशन क्या रहे? ट्रू रहे। और लूप के अंदर जब हम कंडीशन पर आते हैं तो वहाँ पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी कर रहे होते हैं। किसको? एक्स को। यानी जब तक हमारी ये एक्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी तो हम कंडीशन को फॉल्स नहीं कर पाएंगे, वरना ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। यही वजह कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि लूप इज इनवेरिएंट इफ पी एंड कंडीशन बेस्ड ऑन द सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम। और ये पार्ट जो हो गया हमारा वो इनिशियल असर्शन हो गया और क्यू हमारा फाइनल असर्शन हो गया। सपोज दैट पी इज अ लूप इनवेरिएंट, इट फॉलोज दैट द इफ पी इज ट्रू बिफोर द प्रोग्राम सेगमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द कंडीशन विल बी फॉल्स। तो पहली कंडीशन जहाँ पे वो ट्रू हो रही है तो पी एंड द कंडीशन रॉन्ग कंडीशन, यानी हमने यहाँ पे नेगेशन के साथ लगाया, आर ट्रू आफ्टर टर्मिनेशन इफ इट्स अकर द रूल ऑफ इन्फ्रेंस विल बी इन दिस फॉर्म। सबसे पहले हमने रूल ऑफ इन्फ्रेंस में कहा कि पी एंड कंडीशन है, ये तो पहली लूप वाली कंडीशन हो गई ना कि अगर पी और कंडीशन ट्रू है इनिशियल असर्शन के साथ तो मैं
अपने पी की तरफ दोबारा जा सकूँगा। लेकिन हमने इसको जब मर्ज करके लिखा तो मैंने कहा कि पी वाइल कंडीशन एस, यानी इनिशियल असर्शन जब ट्रू हुई तो हम अपने कंडीशन की तरफ गए, और बेस्ड ऑन दिस कंडीशन अगर रॉन्ग होगी तो हमारे पास पी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तब भी मैं अपने लूप को क्या कर सकूँगा, टर्मिनेट कर सकूँगा। तो लूप इनवेरिएंट इज नीडेड टू वेरीफाई द प्रोग्राम सेगमेंट। इस चीज़ के लिए हमारे पास ये लूप इनवेरिएंट की एक एग्जांपल है जिसमें हम फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं। कैसे, हमने एक वेरिएबल आई की वैल्यू 1 ली, फिर फैक्टोरियल की वैल्यूज़ हमने यहाँ पर 1 लिया और वाइल लूप चलाया आई की वैल्यू लेस देन एन से। हर आइट्रेशन में हम आई की वैल्यू को यहाँ पर देखें क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और क्योंकि फैक्टोरियल वेरिएबल 1 के बराबर था और हर दफ़ा फैक्टोरियल के अंदर आई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उसमें सेव होती जा रही है। कब तक होती रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे रॉन्ग होगी ये वाली वैल्यूज हमें रिटर्न हो जाएगी। टर्मिनेट्स विद द फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जब तक ये पॉजिटिव वैल्यूज पर हमें सारी चीज़ें दिखाती रहेंगी, कैलकुलेट होती रहेंगी वैल्यूज़, और एट लास्ट हमें वो फैक्टोरियल का वो प्रोडक्ट सम मिल जाएगा या प्रोडक्ट वैल्यूज़ मिल जाएगी जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 5 का चाह रहे हैं तो इस तरह से लिखा जाएगा और ये बराबर होगा 5.4.3.2.1, यानी इनका प्रोडक्ट, विच मीन डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो इस बेस पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कंडीशन देखें तो क्या कहा गया, आई इज़ लेस देन एन, यानी एन से आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी तो ही ये कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये कंडीशन नहीं चलेगी। इसी कॉन्सेप्ट को ओवरऑल क्या कहा जा रहा है, लूप इनवेरिएंट। सो दैट्स ऑल अबाउट दी चैप्टर 5 जिसमें हमने प्रोग्राम करेक्टनेस, लूप इनवेरिएंट्स और इसी तरह से उसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी देखी। होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। सो अब हम चैप्टर 6 की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि चैप्टर 6 क्या है। चैप्टर 6 में कौन कौन से डिस्क्रीट से रिलेटेड एग्जांपल्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आप बर वक्त सारी चीज़ों को सीख सकें। चैनल पर अगर नए और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, सी यू देयर।